जय गुरु जी। गुरुजी ने, मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम फिर सुनाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने बहुत जल्दी मौका दे दिया। और एक्चुअली डॉक्टर दीपाली के यहाँ कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी आई थिंक शी विल बी कमिंग एट 4:30। तो तब तक मैं अपना मैं क्या मतलब गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ मैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जब मेरे को डिप्रेशन हुआ था, तो मेरे को एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और उसमें प्रॉब्लम में ये था कि मेरे को मतलब मेरे को एंटी डिप्रेशन तक खानी पड़ गई थी। और डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी किसी भी वजह से। और ये ऑलमोस्ट 1 साल तो मेरा बहुत ख़राब पीरियड रहा मेरा। और 1 साल में ऑलमोस्ट 3 साल तक ये सब चीज़ें चलती रही मेरे साथ। तो अब कहते हैं ना संगत जी, जैसे आपने सुना भी है इस चीज़ के लिए कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि और उसी के दौरान ही ये ड्रीम मेरी मम्मी को आया था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत परेशान थी और मैं किसी की बात नहीं समझ रही थी। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको तो वो समझ ही नहीं आ रही होती है ना। तब भी क्योंकि मुझे ना किसी चीज़ का गिल्ट हो गया था, किसी बात का कि गुरुजी ऐसे बात हो गई, वैसे बात हो गई, आप तो आप मतलब ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। और मैं जो भी था रीज़न रहा मेरे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम के अंदर आ गई, बहुत प्रॉब्लम में आ गई मैं। तो मेरी इतनी हालत ख़राब थी, इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी थी कि मतलब मैं को ये देख लो कि आप मेरा घर से निकलना बंद हो गया था। हुआ ये था कि मैं एक बार अपने क्लिनिक पे मैं काम कर रही थी। जब मैं क्लिनिक पे काम करते करते अचानक मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि इसको ना आप दवाई लगा दो, मेरे को ना कुछ चक्कर आ रहे हैं। और वो चक्कर इतने तेज़ थे मेरे, अजीब सा मुझे कुछ हुआ, चक्कर भी नहीं थे, कुछ अजीब सा कुछ हुआ एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ हुआ एकदम सडनली। और मुझे लगा बस मैं अब गई। और वहाँ पेशेंट नहीं बैठी हुई थी, तो उसने बोला मैम आप ठीक हो? मैंने कहा नहीं मैं ठीक नहीं लग रही हूँ। और उसको मैंने बोला, मैं कहा हस्बैंड को फटाफट फ़ोन करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब सोचिए कि इतनी मतलब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए, मैं एकदम सफ़ेद पड़ गई, बिल्कुल एकदम वाइट हो गई थी। और वहाँ पेशेंट बैठी थी, मेरी चेयर पे मेरी पेशेंट ने मुझे वहाँ लिटाया, उन दोनों ने मिलके। और मेरे पेशेंट और मेरा असिस्टेंट और मेरे हाथ पैर मल रहे हैं। और मैं उनको बस कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को बुला लो, हस्बैंड को बुला लो, उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और मैंने कहा वहाँ पे डॉक्टर गुप्ता है मेरे, जहाँ मेरा क्लिनिक है झंडे वालन, मैंने कहा उनको फटाफट इन्फॉर्म करो कि मेरी ऐसी तबीयत बिगड़ गई, देखना करके किसी डॉक्टर को बुला लो। तो मेरा असिस्टेंट फटाफट मेरी पेशेंट तब तक मुझे देखा, मेरी पेशेंट मेरे हाथ पैर मलती रही। और मेरा असिस्टेंट जो है वहाँ उनको डॉक्टर बुलाने लगे गया, डॉक्टर गुप्ता को। तो जब तक डॉक्टर गुप्ता आए, और तब तक हस्बैंड को इन्फॉर्म तो कर दिया था, लेकिन अभी सफदरजंग हॉस्पिटल से झंडे वाला आना थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो हस्बैंड आई थिंक उस टाइम ऑन द वे थे। और डॉक्टर गुप्ता ने जब मेरी कंडीशन देखी, और उस टाइम मुझे लग रहा था कि बस अब गुरुजी मैं अब गई। तो गुरुजी का स्वरूप मेरी डेंटल चेयर के सामने लगा हुआ था, मैं गुरुजी को देखती जा रही हूँ। और बस मेरे को बस ये लग रहा था, बस गुरुजी को मैंने इतना ही प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, और अब आप देख लो। मतलब मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा था बस मैं अब नहीं बच पाऊँगी मैं। तो इतनी देर में वो डॉक्टर आए और उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, फटाफट से एक इंजेक्शन निकाला और मुझे लगा दिया। और वो कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे ये सुनाई दे रहा था कि वो मुझे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने लगे। क्योंकि तो मैं उनको, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि मुझे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगेगा वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको इतना इशारा बोल बड़ा हिम्मत लगाई कि डॉक्टर साहब मुझे ये इंजेक्शन मत देना प्लीज़। तो उन्होंने ऑब्वियसली नहीं सुना और उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। तो क्योंकि मेरी वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी उस वक्त, और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर मतलब वही एक इंजेक्शन होता है जब हम लोगों को, अगर किसी को हमें बचाना है तो उन्होंने वो इंजेक्शन दिया। तो खैर वो इंजेक्शन के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब तबीयत थोड़ी ठीक हुई, इन बिटवीन हस्बैंड भी आ गए थे। और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिया गया। तो
खैर उसके बाद लेकिन वो जो मेरी कंडीशन उस दिन हुई, उसके बाद मेरा ये तो था कि मेरी जान तो बच गई, लेकिन जो एक मेरी सिचुएशन थी वो मेरी बहुत वर्स्ट हो गई। वो सिचुएशन मेरी ऐसे वर्स्ट हो गई कि उसके बाद मेरे को इतना फोबिया बैठ गया कि मैं अपने कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती थी। मेरे को डर लगता था बहुत ज़्यादा। और मतलब अभी देख लो कि जब मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पा रही हूँ तो घर से बाहर निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो अब मेरे को जब कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकती तो मैं क्लिनिक कैसे जाऊँगी, या मुझे कहीं जाना होगा तो मैं कैसे जाऊँगी वहाँ पे। मेरा संगत जी सारा कुछ निकलना करना सब कुछ बंद हो गया। तो उसके बाद जब मेरी सिचुएशन इतनी वर्स होती चली गई तो मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि मुझे पेशेंट काम भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, किचन में भी जाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, चलो सब कुछ करना है आपको, आप कैसे करोगे। लेकिन मेरी तो कंडीशन ही बहुत ख़राब थी। उसके बाद खैर मेरी एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ शुरू हो गई, मेरे को बहुत काफ़ी प्रॉब्लम रहने लगी। तो उसके बाद खैर धीरे धीरे अब ये देख लीजिए मेरी कंडीशन ऐसी थी कि, और अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ में बैठे हैं तब तो मैं ठीक रहती थी, जैसे ही वो इधर थोड़ा सा इधर उधर भी हो रहे थे मेरी परेशानी होती थी। तो होने ये लगा कि मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाने लगी, वहीं कमरे में चुपचाप में बैठी रहती थी, ठीक है। और अगर मुझे कहीं जाना है तो वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, यानी 24/7 मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे चलो मुझे क्लिनिक जाना था, तो या तो वो मेरे साथ क्लिनिक में बैठे हुए हैं या मैं उनके साथ हॉस्पिटल बैठी हूँ, या फिर हम लोग घर हैं। तो हम लोग आपस में मतलब इस तरह चल रहा था। लेकिन अब वही था कि ये बड़ी परेशानी वाली बात होने लगी थी, क्योंकि बच्चे मेरे दोपहर के स्कूल में उस टाइम पढ़ते थे। तो ऑब्वियसली उनको दोपहर में स्कूल भी छोड़ना है। अब हस्बैंड को बड़ी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि भाई दोपहर हॉस्पिटल से निकल कर आएंगे तो मेरे को क्लिनिक छोड़ेंगे, बच्चों को छोड़ कर आएंगे, मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते, मुझे डर लगने लगता था और मेरे को बड़ी परेशानी होने लगी इसके को करके। तो उसके बाद मेरे को अब थोड़ा सा बच्चों में हस्बैंड में थोड़ी इरिटेशन थी, और तो मेरे को कुछ कह नहीं रहा था, सब ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी थोड़ा सा इरिटेशन हो रही थी कि मतलब जल्दी से ठीक हो जाओ, अपना विल पावर बढ़ाओ। अपना ये क्या तरीका होता है कि मतलब हर जगह साथ। तो खैर मैंने थोड़ी दवाइयों से मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, प्लस मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती रही, गुरुजी से बहुत प्रे किया, गुरुजी मेरे को ठीक करो। तो लेकिन मेरी परेशानी को बहुत वो हो गया। तो फिर डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि आप एक काम करो कि आप अपनी वाइफ को लेकर ना थोड़ा सा बाहर घुमाने ले जाओ, दिल्ली से बाहर। तो हस्बैंड ने LTC का प्रोग्राम बनाया, उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसा करते हैं कि थोड़ा बाहर घूम कर आते तो मैं भी थोड़ा बेटर फील करूँगी मैं। तो जब हम लोग बाहर गए और जैसे मैं प्लेन में बैठी, तो प्लेन में बैठ के मुझे अजीब सा फोबिया हुआ कि ये प्लेन तो अभी बंद हो जाएगा, और जब ये प्लेन बंद हो जाएगा और मुझे अगर बाहर निकलना पड़ेगा तो मैं कैसे निकलूँगी। तो ऑल्दो बड़ी स्टूपिड सी बात है कि प्लेन से ऐसे कौन बाहर निकलता है, लेकिन अजीब सा फोबिया था मेरे को, मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात। और मैंने अपने मतलब अच्छा उस दिन क्या हुआ था कि हमें बच्चों को कहीं और सीट मिली थी, मुझे कहीं और मिली थी, हस्बैंड को कहीं और मिली थी, हम लोग सब अलग अलग हमें सीट मिली थी प्लेन के अंदर। तो मैं जहाँ बैठी थी तो मैंने अपने साथ वाले से कहा, मैंने कहा कि इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप मेरे हस्बैंड को बुला देंगे क्या। तो उन्होंने कहा नहीं आपको क्या लग रहा है, क्योंकि तो उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया, तो उन्हें पहले पानी वानी कि आप पानी वगैरह पियो, और उन्होंने कहा नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो हॉस्टेस होती मेरे से मतलब उसको थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं आप ठीक हो। मैं कहा नहीं हस्बैंड को बुला दो। फिर एकदम से उसको मैंने रोका नहीं हस्बैंड को मैं बुलाना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि उस दिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा बाई चांस अगर मेरी तबीयत देखते हुए उनकी भी तबीयत कुछ हो गई तो बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि बच्चों को हमेशा मुझे ख्याल रहता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो खैर भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, और वो अंकल ने मुझे पानी वगैरह पिलाया, और वो एयर हॉस्टेस मुझे बार बार आके पूछती थी कि आप ठीक हो। तो खैर मैं बड़ा मुश्किल से मैंने वो रास्ता क्रॉस किया। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, चलो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, सब कुछ था, जब मैं वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे, तो वापस आते आते मेरे को फिर वही प्रॉब्लम कि मैं फिर प्लेन में चढ़ूँगी, फिर वही प्रॉब्लम होगा कि प्लेन तो बंद है, अगर मुझे बाहर निकलना होगा तो मैं बाहर कैसे निकलूँगी यहाँ से। तो ये बड़ी दिक्कत होने की, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना दिल्ली पहुँचे। गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, हस्बैंड को बताया, वो बार बार मतलब मेरे को ध्यान बटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो खैर लेकिन मुझे अब मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आज तो मैं प्लेन में बैठ गई, लेकिन आज के बाद मैं प्लेन में कभी नहीं बैठूंगी। मैंने कहा मेरे से नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि बंद चैम्बर के अंदर मैं नहीं रह सकती मैं। तो खैर चलो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है नहीं बैठना, कोई बात नहीं, अपने आप को ठीक करो। अब उसके बाद ये हुआ कि उस टाइम ना मेट्रो शुरू हो गई थी, मेट्रो चलनी शुरू हो गई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो कि ऐसे करो, या तो मेट्रो से आना जाना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा रोज़ जाना क्लिनिक पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो मेट्रो में पहुँचा दी, क्योंकि उस टाइम पे ये ओला उबर तो होते नहीं थे, और तो आप उसमें जाना शुरू कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी जब मैं मेट्रो में गई, तो मेट्रो में मेरा फिर वही दिमाग में मेरा वही ख्याल आया कि ये तो मेट्रो तो बंद है, अगर रास्ते में रोक कहीं उतरना पड़ गया तो, और तो मेट्रो तो फिर हर 3-4 मिनट के बाद आपको मालूम है कि रुकती है। लेकिन मेरे को दिमाग में टेंशन होगी कि अगर वो बीच में रुक गई कभी तो क्या होगा, अगर किसी वजह से। अब वो होता है ना, जो डर होता है कई बार वो चीज़ सामने आती जो आप बार बार बोलते तो। और संगत जी वही हुआ, मैं मेट्रो में थी और वो बीच में मेट्रो जो थी वो बीच में रुक गई कहीं। जब वो मेट्रो बीच में रुक गई तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई। मेरे को लगा कि बस अब तो मैं गई, और मेरी ना तबीयत बिगड़ने लगी। और मैंने बड़ी मुश्किल से लंबी गहरी सांस ली, हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब कोशिश करो। मेरे को बातों में उन्होंने लगाए रखा, तो समझो चलो ट्रेन चली। बस मुझे ना बस ये लगा कि मेरे बार बार जैसे वो अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन आपका ये है, अगला स्टेशन आपका ये है, तो बस मेरे को बस ये लग रहा था मेरा नाम कब बोलेंगे, ये मतलब अगला स्टेशन मतलब ये है। और बस मैं यही वेट करती थी। तो और एक फिर मेरे लिए मतलब ये था कि मेरे मेट्रो में जाना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन 1-2 बार जब मुझे मेट्रो में जाना ही पड़ा तो बस मैं बड़ी मुश्किल से ना, फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं मैं मेट्रो में भी नहीं बैठ सकती अब तो। मैं कभी इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती है, अचानक मुझे कुछ हो जाए मतलब क्या होगा। तो फिर मैं आई स्टार्टेड गोइंग इन ऑटो की। मैंने कहा चलो फिर ऐसे करते हैं, ऑटो सेफ़ है क्योंकि ऑटो ओपन भी है, जहाँ मर्जी रुकवा लो आप। लेकिन ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि ना आप ऑटो में मतलब किसी, फिर हस्बैंड ने कहा कि अगर एसी बस चलनी शुरू हो गई इसमें चले जाओ। अब एसी बस में भी यही प्रॉब्लम है कि दरवाजे तो बंद होते हैं। तो सोचिए कैसी अजीब सी मेरे को फोबिया हो गया था, कैसे अजीब सी मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर ये सब हो गया तो मतलब कैसे आगे मतलब मेरा चलेगा। तो संगत जी कहते हैं ना कि जो मैं आपको बोल रही थी कि सुनाने वाले का भी भला कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो मेरा किसी का सत्संग सुनने के बाद क्या कल्याण हुआ, जहाँ की मेरी इतनी दवाइयाँ मेरी शुरू हो चुकी थी, इतना कुछ मेरा सब कुछ शुरू हो गया था कि एक बार किसी संगत के घर में, पहले सत्संग बहुत रेयर होते थे, किसी किसी घर में सत्संग होते थे। और ये बात मैं आपको शायद बता रही हूँ 2011-12 के आसपास की, तो बहुत रेयर सत्संग थे। तो किसी आंटी के घर में सत्संग था, हम लोग वहाँ पर गए। जैसे किसी सत्संग होते थे तो हम लोग ऑब्वियसली एकदम भाग के जाते थे, क्योंकि लगता था बस कि यही चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु जी का क्या सत्संग हो रहा हो या कुछ है। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो हाँ बैठे थे, तो मैं ऐसे आंखें बंद करके आराम से मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने देखा कि कोई एक आंटी अंकल आए वहाँ पर, और उनको उन्होंने बोला कि आप आंटी आपने प्लीज़ आप गाना बहुत अच्छा गाते तो आप लोग गाना गाइए। तो मैं संगत जी ऐसे आँख बंद करके अपना बैठी हूँ, और वो आंटी अंकल जो है अपना गा रहे हैं, बहुत प्यारी आवाज़ उन लोगों की। और वो लोग गाना मतलब जो भी भजन थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे वो गुरुजी के सामने गाया करते थे, और अगर उनको कुछ भी नहीं मिलता था तो उनके पास एक ब्रीफ केस होता था, तो उस ब्रीफ केस पे ही अगर वो अपने ताल बनाकर और इस तरह से वो गाया करते थे। तो मैं अपना ना उनकी उस धुन में एकदम डूब गई, मतलब कि कितना प्यारा गा रहे हैं, कितना प्यारा गा रहे हैं, और आंखें बंद करके मैं सुनने लगी। तो अचानक से एकदम से मेरे को आवाज़ आती है कि जैसे मैं बहुत डरी हुई थी, जो मेट्रो स्टेशन वाली चीज़ें हो रही थी कि अगला स्टेशन ये, अगला स्टेशन ये है। तो एकदम से आवाज़ आई कि अब अगला स्टेशन, जैसी वो आवाज़ मेरे कानों में बजती, जो हमारे मतलब अंकल की आवाज़ है मेट्रो के अंदर, तो उनकी वो आवाज़ जैसे मेरे कानों में पड़ी कि अगला स्टेशन है, तो मुझे एकदम से लगा कि मेरे को इतना दिमाग में मतलब ये सब फोबिया बैठ गया कि मुझे यहाँ भी आवाज़ आ रही है कि अगला स्टेशन आपका ये है। बट उनकी आवाज़ नेक्स्ट क्या थी कि अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है, जहाँ पे खाली आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैं एकदम से चौंक गई कि ये किसने बोला कि खाली गुरुजी का मंदिर, और ये कौन बोल रहा है ऐसे। तो जो मेट्रो वाइज है हमारे जो अंकल हैं, नारंग अंकल, ठीक है, तो डॉली आंटी, डॉली नारंग आंटी और शम्मी नारंग अंकल, एक्चुअली वो लोग थे जो गाना गा रहे थे। और मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि जो मेट्रो वॉइस है वो शम्मी नारंग अंकल की वॉइस है। तो उन्होंने उसी वॉइस के अंदर कि अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है, और यहाँ पे सब दरवाजे चारों तरफ से खुलेंगे, और यहाँ पे सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है सबको। और उन्होंने काफ़ी लंबा बोला, मुझे तो याद नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ याद रही कि चारों तरफ से खुलेंगे और अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है। तो सोचिए संगत जी, ये सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ने ना मेरे को हर चीज़ मेरी इतनी वो मतलब आसान कर दी है। उसका रीज़न बीइंग कि जब मैं अगली बार मेट्रो में बैठी तो, और जब भी वो अंकल की आवाज़ आती है, आज तक भी इतने साल हो गए हैं, उस वक्त लेकिन जब मेरी प्रॉब्लम थी, तो अब मेरे दिमाग में जैसे अंकल की आती है अगला स्टेशन है, पहले तो मैं सोचती थी मेरा स्टेशन कब आएगा मेरे घर का।
लेकिन अब जब अंकल बोलते थे तो मुझे लगता था बस अब अंकल वही जो उन्होंने सत्संग शेयर किया था कि अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है, अब चारों तरफ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग, चारों तरफ से दरवाजे खुल जाएंगे। तो सोचिए कैसे गुरुजी ने कहा कि चिंता मत कर, दरवाजे चारों तरफ से खुल जाएंगे, देखो कोई दिक्कत होगी तो। और वो कैसे वो सत्संग ने मेरी वो चीज़ ठीक की। और अब यकीन माने संगत जी कि मेरी जो डिप्रेशन की दवाइयाँ थी, जो मुझे वो फोबिया था कि मैं किसी बंद चैम्बर में हूँ, जा सकती हूँ या मैं दूसरे कमरे में नहीं जा सकती हूँ, उस वॉइस ने, वो अंकल के सत्संग शेयर करने से मेरी वो एंटी डिप्रेशन की जो दवाइयाँ थी सारी की सारी छूट गई और मैं अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल वो करने लगी। क्योंकि फिर तो मुझे कोई डर ही नहीं था ना, क्योंकि जब गुरुजी का मंदिर मतलब जब उन्होंने बोला अगला स्टेशन और सिर्फ ब्लेसिंग्स है, तो मतलब मुझे अब अंकल जब भी बोलते हैं ना कुछ भी तो बस मुझे बस ये याद आता है कि अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है। तो इस तरह से होता है संगत जी कि कैसे आप किसी का सत्संग सुनते हो और कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और शायद उन लोगों को नहीं पता होगा, गुरुजी उनको भी डॉली आंटी को, शम्मी नारायण अंकल को, दोनों को बहुत बहुत ब्लेस करें कि बाकी उनकी एक सत्संग से, और उस टाइम उनको भी नहीं मालूम थी ये बात, अब तो खैर पता चल गई उनको, और कि कैसे ये सत्संग सुनने से और मेरा कितना कल्याण हुआ। और मेरे को जिस बात से मेरी पूरी फैमिली इतनी परेशान हो रही थी, परेशान तो खैर ये लोग नहीं थे, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने मेरा उस टाइम बहुत साथ दिया। तो इस तरह से, तो उसी ही दौरान की बात है जब मेरी मम्मी ने गुरुजी से पूछा था मेरी प्रॉब्लम को लेके कि कैसे गुरुजी मतलब ये अपना इसको ठीक करो आप। तो कैसे वो गुरुजी ने ड्रीम में वो दिखाया, मेरी मम्मी को बता दिया। उसके बाद कैसे उन्होंने कहा मेरे को सत्संग सुनने को मिला। तो इसलिए, और ना कई बार गुरुजी भी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो मैंने वहाँ पे कभी, मैंने खाली एक ही सत्संग सुना था वहाँ पर। एक डॉक्टर अंकल थे जो गुरुजी के डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और भी सत्संग होते थे, लेकिन हम लोगों के बच्चे हमारे साथ में होते थे तो हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर बिठा दिया। तो और मैं कई बार और भी पुरानी संगत से, जैसे जो पुरानी संगत है उनसे मैंने ये चीज़ सुनी है कि गुरुजी कई बार एक सत्संग तो कई बार सुनवाते थे। तो कई बार पहले मुझे भी लगता था कि अरे ये सत्संग तो आप मेरे बहुत लोगों ने सुन लिया होगा और बार बार सुनाने को क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं तो पूरा, और भी कहते हैं ना गुरुजी हर चीज़ का जवाब देते हैं कि मैं पता नहीं, आई थिंक जूम पे या पता नहीं कहाँ पे सत्संग सुन रही थी किसी पुरानी संगत का, बहुत पुरानी संगत का। तो वो ये कहने लगे नहीं गुरुजी बार बार सत्संग इसलिए सुनवाते थे क्योंकि पता नहीं कब किस पल में कौन सत्संग सुन रहा है और कब किस चीज़ से सुनने में क्या भला हो जाए। तो इसलिए बार बार ये चीज़ गुरुजी बोल, और सुनाने वाले का ही भला। एक मिनट संगत सुनने। तो इसीलिए मतलब आप कोई भी आपको अगर सत्संग सुन रहा है तो सुना रहा है आपको, तो आप उसको भी दोबारा भी सुन रहे हैं, फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, पता नहीं आप कब किस चीज़ का आपको आंसर मिल जाए। ऐसे ही अभी 15 मिनट है। अब मैं गुरुजी से जुड़ी ना कुछ बात बताती हूँ आपको। जब हम लोग गुरुजी के पास जाया करते थे ना, तो गुरुजी ना हमेशा बहुत प्यारी सी स्माइल देके हमेशा वेलकम करते थे। मतलब गुरुजी ऐसे करते थे, लेकिन जैसे कभी बहुत लोगों से मैंने सुना है वो नमस्ते बोलते थे, कभी मतलब मेरे से कभी ऐसे गुरुजी की नमस्ते, लेकिन कभी हाँ वो ऐसे ज़रूर करते थे वो। तो गुरुजी के पास एक बार मैं गई तो मेरे को ना मतलब हमें गुरुजी ने कभी वहमों में नहीं डाला। और एक बार क्या हुआ कि जब नवरात्रि आए थे तो नवरात्रों में ना मेरे को ये था कि मुझे प्याज नहीं खाना नवरात्रों में, और स्पेशली तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी क्योंकि अब हमारे घर में ये होता था कि बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था बिना प्याज का खाना, और इस तरह से करके कि मम्मी क्या नवरात्रों के अंदर ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे लगा, मैं चलो मैं आज ना गुरुजी से ही पूछ लूँगी, जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ है कि गुरुजी नवरात्रों के अंदर प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कहा आज मैं गुरुजी से पूछूंगी ये बात। तो सोचिए कई बार गुरुजी क्या करते हैं कि आपको, वो कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता, तो गुरुजी तो सबको जानते हैं, वो तो जान ही जान है। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि चलो अभी लंगर करने के बाद ना, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग बात करते थे गुरुजी से, लंगर होने के बाद जब आज्ञा लेने जाते थे उस टाइम अगर गुरुजी ने बात कर ली या गुरुजी ने कुछ पूछ लिया या अगर हमें किसी को कुछ पूछना होता था तो तब हम लोग गुरुजी से भी बात करते थे उस वक्त। तो जब हम लोग गुरुजी के पास में अभी सोचिए अभी हमें लंगर ही चल रहा है, तो और मेरे मन में ये है कि आज मैंने जरूर पूछना गुरुजी प्याज खा लूँ कि नहीं खा लूँ, प्याज खाऊँ नहीं खाऊँ। तो और सोचिए कि उस दिन जब हमारा लंगर प्रसाद आता है तो उसके अंदर जो सलाद थी वो खाली प्याज की सलाद थी उस दिन। उससे पहले मुझे कभी प्याज नहीं मिला और उसके बाद मुझे कभी प्याज नहीं मिला। लेकिन उस दिन नवरात्रि थे और मैं नवरात्रि वाले दिन, और मैंने फिर जब गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी मतलब ये वाज जस्ट स्माइलिंग, मतलब अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है तो गुरुजी ने मेरे को आंसर कर दिया कि
मतलब जब लंगर में प्रसाद, मतलब प्रसाद के रूप में जब प्याज आ गई तो वो वहम कैसा कि हमें प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो उस दिन से मेरा वो वहम निकल गया। ऐसे ही गुरुजी ने जब मुझे डे 1 गई थी तो गुरुजी ने, मैंने बड़ी सारी रिंग्स पहनी हुई थी, तो सॉरी, तो वो गुरुजी ने वो रिंग्स सारी मेरी उतरवाई कि रिंग उतार दो। तो गुरुजी ने ये सब चीज़ें, मतलब गुरुजी ने कभी करा ही नहीं कि आप वहमों में पढ़ो, आप ऐसे करो, इस तरह से करो, इस मतलब। और ऐसी एक बार क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे तो मेरे सामने ना महबूबा मुफ्ती बैठी हुई थी। ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे बड़ा क्यूट लगता है गुरुजी का और बड़ा प्यारा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए ये चीज़ मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ। तो महबूबा मुफ्ती वहाँ सामने बैठी हुई थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हम लोग यहाँ राइट हैंड साइड में बैठे थे गुरुजी के। तो वो मेरे बिल्कुल सामने ही बैठी हुई थी। तो वो लंगर कर रही थी उस वक्त और हम लोग लंगर की वेट कर रहे थे। और तो गुरुजी ने उनको बोला कि चल 2 चपाती और एक्स्ट्रा खा ले, तेरे को मैं सीएम बना दूंगा। तो उनके लिए चपाती प्रसाद आया तो उन्होंने आई थिंक खाया ही था। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी 2 चपाती प्रसाद खिला के इनको सीएम बना दोगे, ये सब मेरे मन में चल रहा है। तो मैंने ठीक है, लेकिन अब ये बोलने वाली बात है जो गुरुजी ने जिसको कह दिया, और देखिए बाद में वो सीएम भी बनी। तो उसके बाद जब वो जाने लगी, उन्होंने गुरुजी को माथा टेका, तो उन्होंने अपने जो उनका अपना स्टाइल होता है उसमें बोला अस्सलाम वालेकुम, जो भी वो बोलते हैं। तो गुरुजी ने जो उनको रिटर्न में बोला, गुरुजी ने उनको बोला वालेकुम सलाम आंटी। तो अच्छा, गुरुजी को मैंने ऐसे करते देखा, वालेकुम सलाम आंटी बोल रहे हैं इनको, तो मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। मैंने कहा गुरुजी कितने क्यूट लग रहे हो ना, कितने प्यारे लग रहे हो ना। ये सब मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं और किसी को बोला नहीं। मैंने कहा गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो ना, उनको बोल रहे वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम आंटी। और ठीक है, ये मतलब मेरे मन में बात थी, अपना हम लोग घर आ गए। और लेकिन मैं पूरे हफ्ते में ही सोचती रही और पूरा टाइम मेरे दिमाग में बस ये रहा कि गुरुजी कितने प्यार से उनको बोला था ना वालेकुम सलाम आंटी, और बस मेरे मन में चल रहा है। और ये सारी बातें बरनाल, तो उसके बाद मैं जब 1 हफ्ते बाद जब गुरुजी के पास गई और जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं वालेकुम सलाम आंटी। तो आप सोच सकते हैं संगत जी कि मतलब कितने प्यार से गुरुजी ने उसी फॉर्म के अंदर ऐसे पूरा उठा के वालेकुम सलाम आंटी। तो सोचिए, मैंने ये बात किसी को बोली नहीं, किसी को बताई नहीं, क्योंकि उसे बताने वाली कोई बात ही नहीं थी। और पूरे हफ्ते सोचते रही गुरुजी आप कितने प्यारे लग रहे थे, नहीं बोलते कितने प्यारे लग रहे थे। तो गुरुजी ने कैसे मेरी वो बात को मेरे को पूरा किया कि वही चीज़ उन्होंने मुझे बोली पूरा ऐसे करके वालेकुम सलाम आंटी। तो सोचिए संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी जाने हैं, और गुरुजी को सब पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो और किस चीज़ को आपको आपके दिल में वो चीज़ है। मैंने तो गुरुजी से ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे ऐसा बोलेंगे, लेकिन वो गुरुजी ने बोल के मुझे वो जो चीज़ थी, जो एक मुझे लग रहा था कि उनको जब बोला होगा तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा, मुझे वो चीज़ गुरुजी ने दी। कि आप इमेजिन कर सकते हो कि गुरुजी बैठे और इस तरह से बोल रहे हैं वालेकुम सलाम आंटी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आई थिंक टाइम थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट और है। तो ऐसे ही जब गुरुजी के पास हम लोग एक बार गए और हस्बैंड को ना पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो उन्होंने बहुत दिखाया मतलब डॉक्टर्स को, अपींगा डॉक्टर उनके सारे फ्रेंड्स हैं, सबको वो दिखा रहे थे, लेकिन उनको राइट डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा था। तो गुरुजी के पास गए तो मैंने कहा एक बार गुरुजी से पूछ के देख लो। तो उन्होंने कहा नीलम बहुत अजीब लगेगा, हम डॉक्टर्स हैं और मतलब ऐसे गुरुजी से पूछूं मैं कि गुरुजी पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं ना, आप आज गुरुजी से बोल दो ना आप। तो हस्बैंड कहते हैं गुरुजी के पास गए, गुरुजी मेरा ना पेट में दर्द हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं ले खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो हस्बैंड को लगा कि गुरुजी कहते हैं हाँ खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो खैर एनीवे वो अब हम लोग उठ के आ गए, मतलब अब क्या बोले, गुरुजी ने तो कुछ इलाज बताया नहीं, लेकिन इलाज तो अब जब गुरुजी को एक बार अपनी प्रॉब्लम बता दी, वो तो खैर हम बिना बताई, अगर हम वैसे भी अरदास लगा दी तो गुरुजी ने ठीक तो करना ही था। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि गुरुजी की इतनी कृपा रही कि हस्बैंड को राइट डायग्नोसिस मिल गया उस चीज़ का, जो दवाई जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था उनका प्रॉब्लम, वो राइट डायग्नोज हो गया उनका। ऐसे ही एक बार जब मैं वहाँ पे मैं माथा टेकने जा रही थी मैं गुरुजी को, तो गुरुजी को जैसे मैंने मतलब माथा टेकने लगी तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, मुझे नहीं, मतलब इन जनरल ही साइड गुरुजी ने बोला, कहते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर्स अगर यहाँ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो मैंने कहा तुमसे देखा, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी।
कहते हैं हाँ जब तुम सारे डॉक्टर्स यहाँ आ जाओगे, ऐसे बोल गुरुजी ने, हाँ अगर तुम सारे डॉक्टर्स यहाँ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके देखा साइड में, तो उस वक्त उस दिन बाई चांस सारे के सारे ऐसे एकदम सबकी नज़रें नीचे सब झेप गए एकदम से, क्योंकि उस दिन बाई चांस गुरुजी को जितनी संगत वहाँ थी उस दिन सारे डॉक्टर्स थे। तभी गुरुजी ने कहा कि अगर सारे डॉक्टर्स यहाँ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो बात तो ठीक थी लेकिन अब अगर जहाँ से ये वाली बात होती है ना संगत जी, जबकि भाई आज जैसे मैं बहुत सत्संग सुन रही हूँ आजकल के, ज़्यादातर संगत के जो सत्संग होते हैं वो ये होते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी, गुरुजी की कृपा से वो इस डॉक्टर के पास पहुँच गया, उसको ये दिक्कत थी, वो वहाँ चला गया। तो संगत जी आप मानोगे, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वाकई जिस तरह से लोग संगत की गुरुजी संगत की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, जैसे कितने लोग सुना रहे कि ऐसा ऐसा होने वाला था, हम डॉक्टर के पास गए, फॉर ऐसे मिरेकल हो गया, डॉक्टर्स ने बोला कि अरे ये तो मिरेकल हो गया। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ कि वाकई और गुरुजी कैसे हम डॉक्टर्स की भी मदद करते हैं, क्योंकि करवाने वाले वो हैं। क्योंकि जब कोई हमें ये कहता है, अभी मैं आपको बताऊँ कि एक संगत की एक आंटी हैं, उनकी डॉक्टर का रूट कैनाल करना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और उनके लिए बहुत वो था कि भाई कैसे होगा। उनके अपने घर के अंदर डेंटिस्ट हैं, उनके अपने जानने वाले डेंटिस्ट हैं, वो कहीं किसी से नहीं करवा रही थी। बट मैं उनके घर में सत्संग पे गई, उसको पता चला कि आई एम डेंटल सर्जन, पर खैर नहीं, वो मेरे पास आए, उन्होंने सोची उसका रूट कैनाल करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी बड़ा फेथ से ये मेरे पास आई है और बहुत ही उसको दिल में ये है कि इन आंटी से मैं ठीक हो जाऊंगी। जो भी उसका फेथ उस वक्त जैसे भी रहा, जो भी गुरुजी ने इसके अंदर वो फेथ दिया है, जो भी है, तो गुरुजी प्लीज़ उस फेथ को बनाए रखना और मैं इसका रूट कैनाल कर पाऊँ। अब मानोगे संगत जी, इसको रूट कैनाल करते हुए में भी हल्का सा पिंच भर का दर्द हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। जो लोग रूट कैनाल कराने में लोग इतना घबराते हैं, उसका मैं रूट कैनाल आराम से कर पाई। तो कैसे वो गुरुजी पेशेंट की भी मदद कर रहे हैं और हम डॉक्टर्स की भी मदद कर रहे हैं कि उस वक्त गुरुजी कैसे खड़े हो जाते हैं और गुरुजी कैसे आपको वो चीज़ दिखाते हैं। और मतलब आपको ये देखिए कि मतलब मेरे तो इतने सत्संग है इस बात को लेकर कि मेरे पेशेंट कैसे ठीक हुए हैं, गुरुजी ने वो चीज़ मेरे को कैसे किया, या मेरे को वो चीज़ कैसे बताई कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कर पाई हूँ। कि मतलब मैं मतलब कई बार को बड़ा वो चीज़ हो जाती है कि गुरुजी तो मतलब दूरी दोनों तरफ चल रहे हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई संगति सुना रही है कि भाई हम लोग ऐसी तकलीफ में थे, गुरुजी ने ठीक किया, लेकिन जो ठीक करने वाले जो माध्यम डॉक्टर बनाते हैं, तो एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बता रही हूँ कि वाकई हम डॉक्टर्स को भी गुरुजी कैसे पल पल जो है ना बताते हैं कि देखो आपने ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे साथ और एक बार ये पता नहीं कितनी बार कभी मैं ये चीज़ ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी ऑन द आइदर वे ऑफ दिस पार्ट के गुरुजी पेशेंट की तो मदद करते हैं, डॉक्टर्स की वो कैसे मदद करते हैं, ये मेरे साथ किया है। और आई थिंक मेरे साथ ही नहीं, आई थिंक जो भी डॉक्टर्स गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, आई थिंक वो सबकी बहुत मदद करते हैं। क्योंकि हम डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, हम लोग भी गुरुजी से प्रे करते हैं और उन्हीं से अरदास लगाते हैं कि गुरुजी प्लीज़ मतलब। और हमें, क्योंकि मैं तो ये बात बहुत बोलती भी हूँ और सबको कहती हूँ कि आई ट्रीट ही क्योर्स, और मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। मतलब मेरे जो सब कुछ करते हैं वो भगवान ही है, और हमारे लिए भगवान कौन है, हमारे गुरुजी हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अगर मतलब कि आप ये कहें कि भाई आज जन्माष्टमी है तो मैंने कृष्ण जी की वो क्यों लगाई है, या आज मैंने आज जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग ये सेलिब्रेट नहीं करें। गुरुजी कभी पहली बात तो किसी को चीज़ को मना नहीं करते थे, और दूसरा गुरुजी ने जैसे पुरानी संगत के मुँह से भी मैंने बहुत सुनी हुई है, सत्संग सुने हुए हैं कि लाइट एक ही है। और मैं एक छोटा सा और बस आपको एक शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कि मेरे को एक बार अघोरी बाबा ने, जैसे साईं बाबा ने मुझे बताया कि वो 42 बार ऊपर है, एक बार अघोरी बाबा मेरे ड्रीम में आए, क्योंकि मैं वहाँ पर भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हूँ। क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ, मतलब सबकी भक्त रही हूँ वैसे तो मैं, और भगवान कृष्ण का फास्ट रखना, ये सब कुछ करना, सब कुछ करती थी मैं, बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाना, सब कुछ। तो मैं ना उसके अंदर भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी तो हैं, गुरुजी हैं, लेकिन मुझे भगवान अपने भगवान कृष्ण चाहिए मुझे। और मैं ढूंढ रही हूँ पागलों की तरह भगवान कृष्ण को ड्रीम के अंदर। तो मुझे एक अघोरी बाबा मिलते हैं, और वो अघोरी बाबा मेरे को कहते हैं कि, मैं कहती हूँ कि किसको ढूंढ रही है, मैंने कहा कि मैं भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, मेरे भगवान कृष्ण किधर हैं। तो वो कहते हैं, वो एकदम हंस पड़ते हैं। तो मैंने कहा वैसे हंस क्यों रहे हो, कहते हैं ले तो तेरे गुरुजी हैं वही तो भगवान कृष्ण है, तो किसको ढूंढ रही है।
वही तो भगवान कृष्ण है। तो सोचिए मुझे कैसे वो आंसर मिल जाता है उस दिन कि जिस भगवान कृष्ण को तू ढूंढ रही है वो तेरे गुरुजी तो ही हैं। तो संगत जी, लाइट एक है, सब एक है, और जो जो जिस इसका जैसे भी आता है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए, सब अच्छे से आप करिए। बहुत शुक्राना वंस अगेन, हैप्पी जन्माष्टमी। और अब डॉक्टर दीपाली आएंगे, प्लीज़ आप उनसे ज़रूर जुड़िए। शुक्राना गुरुजी।